और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय सेना को आज मिल गए हैं 3 नए हवाई योद्धा। अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खासियत तो आपको बताएंगे, लेकिन इन हेलीकॉप्टरों की नई खेप आज भारत पहुंच गई। इन तीनों हेलीकॉप्टरों को आर्मी एविएशन कोर में शामिल किया जाएगा। इन हेलीकॉप्टरों की देश की पश्चिमी सीमा के हिफाजत के लिए इनको तैनात किया जाएगा और इन आसमानी लड़ाकों के शामिल होने से आसमान में सेना की ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी। तो क्या खास है इन अपाचे हेलीकॉप्टरों में? अपाचे हेलीकॉप्टरों की दूसरी खेप कब पहुंचेंगी भारत? देखिए इस खास रिपोर्ट में। आसमान का अद्भुत योद्धा, दुश्मन पर ताबड़तोड़ वार का महारथी, 1 मिनट में 1200 राउंड फायर करने की क्षमता और एक बार में 128 टारगेट पर निशाना। अपनी घातक वार की तकनीक की वजह से ही अपाचे हेलीकॉप्टरों को आसमान में उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है। भारतीय वायुसेना ऐसे 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों की मदद से सरहदों की हिफाजत में जुटी है और आज देश में इन हवाई लड़ाकों की खेप और बढ़ गई है। 15 महीनों के इंतजार के बाद आज भारतीय सेना को 3 नए AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों के पहले बैच की डिलीवरी मिल गई। नए अपाचे हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन कोर में शामिल होंगे और इन्हें देश की पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की पश्चिमी सरहदों पर अपनी लड़ाकू क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में इसे बेहद अहम कदम माना जा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टरों की गिनती दुनिया के सबसे घातक एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों में होती है। ये हेलीकॉप्टर अपनी रफ्तार और फुर्ती के दम पर दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा सकते हैं। ये दुश्मन की सीमा में दाखिल होकर हमला करने में सक्षम हैं। अपाचे की आधुनिक तकनीक इसे दिन के उजाले के साथ साथ रात के अंधेरे में हमला करने के लिए सक्षम बनाती है। अपाचे हेलीकॉप्टर आसमान में करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। ये करीब 480 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों पर निशाना साध सकता है। आसमान में ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। ये एक बार में 128 टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम हैं। इनमें 30 mm की M230 चेन गन लगी है। ये गन 1 मिनट में 1200 राउंड फायर कर सकती है। इस हेलीकॉप्टर से हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल भी फायर किए जा सकते हैं। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्मर्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, BMP वाहनों को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। वहीं स्ट्रिंगर मिसाइल हवा से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। इसके साथ ही एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक अपाचे को बेहद ताकतवर बनाती है। अपाचे हेलीकॉप्टर एक बार में करीब 3 घंटे तक उड़ान भरकर लगातार हमला करने में सक्षम है। इसकी डिजिटल कनेक्टिविटी और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम इसे युद्ध के हालात में एक अचूक हथियार बना देते हैं। इसके आधुनिक सेंसर दुश्मन के रडार को भी मात दे सकते हैं। वायुसेना के पास तो अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ताकत पहले से मौजूद है। अब आर्मी एविएशन कोर में इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने से सेना को फ्रंटलाइन ऑपरेशन में मदद मिलेगी। ये हेलीकॉप्टर मिशन के दौरान घायल हुए सैनिकों को बाहर निकालने में भी अहम भूमिका अदा करते हैं। आज 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों को भारतीय सेना का सिपह सालार बनने का गौरव हासिल हुआ है। साल के अंत तक सेना को 3 और अपाचे हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। वायुसेना के बाद अब सेना को नए अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने से सरहदों पर हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ जाएगी। इन हेलीकॉप्टरों के दम पर भारत की सीमाएं एक अभेद्य सुरक्षा चक्र में सुरक्षित हो जाएंगी। ये ऐसा सुरक्षा चक्र होगा जिसे तोड़ने की हिम्मत
देश के किसी दुश्मन में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भारतीय सेना को आज अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की ताकत मिल चुकी है और शिवानी शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। शिवानी, बताइएगा, अब देखिए ये ताकत भारत को मिल गई है, लेकिन इतनी देरी इस बीच क्यों हुई वो आपसे समझना चाहेंगे। जो समय था डिलीवरी का, ये इतना लेट क्यों हुआ? देखिए, आपको बता दूं कि अपाची हेलीकॉप्टर्स के लिए 2020 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था और उसके बाद 2024 तक इन्हें भारत में आना था और इनकी जरूरत महसूस इसलिए की जा रही थी क्योंकि जो इनका स्क्वाड्रन है उसे जोधपुर में तैयार कर लिया गया था। वहां पर पायलट्स ट्रेन थे और पूरी तैयारी थी कि अपाची पिछले साल भारतीय सेना को मिलेंगे ताकि उनके जो तमाम ऑपरेशंस हैं, खासतौर पर पाकिस्तान सीमा के पास, उनमें ये मददगार साबित होंगे। लेकिन ये डिले हुआ, लगभग 15 महीने का ये डिले रहा और बताया गया कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से ये देरी हुई है। अमेरिका से ये हेलीकॉप्टर्स आए हैं। ये अटैक हेलीकॉप्टर्स 6 कुल भारतीय सेना को मिलने हैं, जिसमें से जो पहला बैच है 3 हेलीकॉप्टर्स का, ये आज भारत पहुंचा है। एक अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इन्हें लाया गया और अब इनकी असेंबलिंग होगी, इंस्पेक्शन होगा और पूरी प्रक्रिया के बाद इन्हें जोधपुर, जहां इनका एयरबेस है, वहां ले जाया जाएगा और भारतीय सेना इनका इस्तेमाल कर सकेगी। जी शिवानी, एक और चीज, इनको फ्लाइंग तोप के रूप में भी जाना जा रहा है। ये बताइए कि देश की युद्धक क्षमता इसके बाद कितनी बढ़ जाएगी? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर जब भी कोई नया प्लेटफॉर्म, कोई नया हेलीकॉप्टर या कोई नया हथियार भारतीय सेना में शामिल होता है तो एक एडवांटेज मिलता है। एक अपने जितने भी हथियार हैं उनमें अगर एडिशन होता है तो जाहिर तौर पर आपकी जो ताकत है वो बढ़ती है। और ये जो अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं, इन्हें काफी एडवांस माना जाता है। इन्हें फ्लाइंग टैंक्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो मारक क्षमता है ये वाकई में बेमिसाल होती है। तो इसलिए भारतीय सेना को जब ये अटैक हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे तो उनके ऑपरेशंस में जाहिर तौर पर अटैक ऑपरेशंस में भी उनको कामयाबी मिलेगी। और आपको ये भी बताऊं कि भारतीय वायुसेना पहले से ही अपाची का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन भारतीय सेना के पास ये पहली बार अपाची आए हैं। और जो एविएशन कोर है भारतीय सेना का, अपाची हेलीकॉप्टर्स के आने के बाद उनको नए हेलीकॉप्टर्स मिलने से और ज्यादा मजबूती मिलेगी और अपने ऑपरेशंस में और ज्यादा मदद होगी। शिवानी, ये बताइएगा कि जो हेलीकॉप्टर हैं 3 अपाचे, इन्हें क्या सीधे किसी ऑपरेशन के लिए यूज किया जाएगा या फिर उससे पहले इनका ट्रायल होगा? क्या पूरा प्रोसेस होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब भी भारतीय सेना के कोई असेट्स होते हैं, सीमा के पास होते हैं, उनके कई ऑपरेशंस होते हैं। उनके सर्विलेंस के ऑपरेशंस होते हैं, उनके तमाम दूसरे तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें हम युद्ध की तैयारी करते हैं। तो जैसे ही अपाची हेलीकॉप्टर्स पहुंचेंगे, इनको इंडक्ट कर लिया जाएगा भारतीय सेना के एविएशन कोर में और जो भी उनके अलग अलग तरह के एक्सरसाइजेज होती हैं, ड्रिल्स होती हैं, तैयारी होती है युद्ध की, उसके लिए ये शुरू कर दिया जाएगा इनका ऑपरेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रोल्स होते हैं जिनके लिए भारतीय सेना सिर्फ युद्ध में ही इनका इस्तेमाल नहीं करती है। इनके दूसरे सर्विलेंस के तौर पर, निगरानी के लिए, उस तरह से अपनी तैयारी को बनाए रखने के लिए भी इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है। तो जैसे ही ये भारतीय सेना को मिलेंगे, इनका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। अब आपको मिलवाते हैं मिस ग्रैंड इंडिया विशाखा कंवर से। विशाखा जब अपने होम टाउन कोटा पहुंची तो यहाँ एक कार्यक्रम के बीच में मीडिया के साथ मुखातिब हुई। इस दौरान विशाखा ने अपनी जीत का श्रेय माता पिता के साथ ही कोटा के लोगों को भी दिया, लेकिन साथ ही ग्लैमर की दुनिया में खूबसूरती के साथ इंटेलिजेंस की भी हिमायत करती हुई नजर आई। बता दें कि ब्यूटी पेजेंट 4 से 14 जुलाई के बीच जयपुर में हुआ। तो और किन सवालों का जवाब उन्होंने दिया है, अपनी राय रखी है, चलिए जानते हैं। The new Miss Grand India 2025 is number 28. Vishaka Gadwa is the new Miss Grand India 2025. कैसे देखती हैं आज इस मुकाम पर आकर? मैं खुद को देखती हूँ आसमान में। जी हाँ, आसमान जितनी ऊंचाइयों को ही हासिल किया है विशाखा कंवर ने।
अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ विशाखा ने न केवल लोगों के दिल में जगह बनाई बल्कि मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब भी अपने नाम किया। अपनी जिंदगी में ऐसी बड़ी जीत के लिए विशाखा ब्यूटी विद ब्रेन को अहम मानते हुए कामयाबी के रास्ते पर बढ़ रही हैं। आप बाहरी सुंदरता से ज़्यादा आप दिल से अच्छे होने चाहिए और आपका एक मोटो होना चाहिए कि आप बनने के बाद आप जनता के लिए या फिर किसी के भी लिए आप क्या अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ आपके लिए ही नहीं बट दूसरों को भी उससे बेनिफिट होना चाहिए। गुलाबी शहर जयपुर में 4 से 14 जुलाई तक हुए मिस ग्रैंड इंडिया इवेंट में कई राज्यों से चुनी 28 प्रतिभागियों को विशाखा ने हराते हुए ये ब्यूटी पेजेंट हासिल किया। विशाखा मानती हैं कि जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना है तो अनुशासन, आत्मबल और शिक्षा बेहद जरूरी है, जो उन्हें उनके माता पिता से मिले। तभी इसी सीख ने आज उन्हें मिस ग्रैंड इंडिया के मुकाम तक पहुंचाया। सभी कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे थे, कंपटीशन बहुत अच्छा था, बहुत मेहनत करनी पड़ी सबको compete करने के लिए। साल 2023 से ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही विशाखा ने मुंबई में 1 साल की ट्रेनिंग ली और अब जब 2025 में मिस ग्रैंड इंडिया का टाइटल उनको मिला, उन्होंने इस सफलता के लिए खासकर कोटा वासियों को दिल से शुक्रिया कहा। मुझे कोटा ने इतना सपोर्ट दिया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। सब लोग इतने इम्प्रेस थे, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैंने वोट्स की मांग की, सब ने मुझे वोट्स किया बिना पूछे कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं इस चीज़ का श्रेय आप सभी लोगों को देना चाहूँगी, कोटा वासियों को। जाहिर है ग्लैमर सिर्फ फैशन नहीं, आत्मबल और आत्मविश्वास का भी इजहार है और इसी मंत्र को विशाखा ने अपनी पर्सनैलिटी में उतारा। वो ये मानती हैं कि महिलाओं को अपने गोल पर फोकस करना चाहिए, चाहे लाख परेशानियां क्यों ना आ जाए। आप फोकस कीजिए आपके ड्रीम पे, आप उसकी प्रेपरेशंस कीजिए, आप किसी की मत सुनिए, कोई कुछ भी बोले, आपके मन में जो है, आपके दिल में जो है, आप वो कीजिए। कोटा की धरती से निकली विशाखा कंवर इसी साल अक्टूबर में थाईलैंड जाएंगी। वहां मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत की नुमाइंदगी करते हुए 100 देशों की कंटेस्टेंट से उनका मुकाबला है। उम्मीद है विशाखा के सपनों को यूं ही पंख मिलते रहेंगे और उनके सारे सपने सच हों। राजस्थान के कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शिवाजी महाराज के 12 किलों को यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। दरअसल आज हम आपको इन्हीं में से एक लोहगढ़ किले से रूबरू कराते हैं। पुणे के पास इस किले के हर कोने में आज भी मराठा साम्राज्य की झलक छिपी हुई है। मराठा साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास को बरसों से सहेजे इस किले को अब एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐसे 12 किलों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। इन्हीं किलों में शामिल है पुणे का लोहगढ़ किला। यूनेस्को की यादी में छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किले शामिल हुए हैं। उनमें से पुणे जिले के 3 किले शामिल है। शिवनेरी के साथ साथ लोहगढ़ किला जो है वो भी उसमें शामिल है। पुणे से 52 किलोमीटर दूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के हरे भरे रास्तों से होते हुए लोहगढ़ किले तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। ट्रेन से आने वाले सैलानी यहां पहुंचने के लिए मलवली रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। रेलवे स्टेशन से किले की 5 किलोमीटर की दूरी तमाम लोग पैदल ही तय करते हैं। लोहगढ़ किला पहुंचने पर पहली नजर में ही ये अपनी भव्यता और ताकत का एहसास कराता है। इस किले का निर्माण यादव वंश के दौरान हुआ था। किले की तलहटी में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी है। थोड़ा ऊपर चढ़ने पर गणेश दरवाजा दिखाई देता है। इस दरवाजे के बाद एक तोप और पास में ही कुछ ऐतिहासिक शिलालेख दिखाई देते हैं।
लोहगढ़ ने लोहे की तरह इसको जो स्ट्रॉन्ग किला के रूप में इसे लोहगढ़ किया कहा जाता है, जिसे लोहे की तरह स्ट्रॉन्ग है ये किला। और शत्रु के लिए उतना ही मुश्किल था इस किले को जीतना। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले के समय इसको ट्रेजरी बोल के यूज किया। जो भी उन्होंने सूरत से जो लूट लेके आई थी तो इसी लक्ष्मी कोठी में यहाँ पर रखी थी। और इस किले में 5 दरवाजे हैं, जिसमें गणेश दरवाजा, महादरवाजा, नारायण दरवाजा, हनुमान दरवाजा और एक गुप्त द्वार है, उसको लोकली चोर दरवाजा कहा जाता है। नारायण द्वार और हनुमान द्वार के पास ही किले का अन्न भंडार भी है। समुद्र तल से करीब 1033 मीटर की ऊंचाई पर बने इस किले में हर जगह खुली हवा और प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास होता है। दुश्मनों पर दूर से नजर रखने के लिए हर मंजिल पर खिड़कियां भी बनाई गई हैं। किले के ऊपर इस प्रकार की खिड़कियां जो है अपने शत्रु पे ध्यान रखने के लिए इस तरह की खिड़कियां बनाई गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़े होकर आप यहाँ पर शत्रु पर जो है नजर रख सकते थे। यहाँ से पूरा जो परिसर है यहाँ के नीचे का आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ के जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं उन्हीं से जानेंगे किस लिए था ये सब और किस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट है। इसको इस यहाँ से शत्रुओं पे नज़र रखा जाता था। ये पॉइंट गणेश दरवाज़ा, पहला दरवाज़ा पॉइंट है। यहाँ से पूरा गणेश दरवाज़ा और यहाँ के आजू बाजू के पॉइंट पे नज़र रखा जाता था। शत्रुओं को देख रेख करने के लिए ये पॉइंट बनाया गया था। इस किले का सौंदर्य और इसकी बनावट यहाँ आने वाले सैलानियों को गर्व का एहसास कराता है। अब इन किलों को यूनेस्को की लिस्ट में जगह मिलने से किला देखने के लिए आने वाले सैलानियों का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हड़पसर से आई हूँ, करीबन 16-80 किलोमीटर दूर से आई हूँ सुबह सुबह बाइक से। और तब से बहुत धूप था, फॉग है, फॉगी क्लाइमेट है पूरा। और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं स्वर्ग में जा रही हूँ। और सच में हमारे लिए, हर मराठी लोग के लिए स्वर्ग ही है ये। जो सारे गढ़ किले है वो हर मराठी लोगों के लिए स्वर्ग ही है। तो हमें लग रहा है अभी हम हमारे स्वर्ग में जा रहे हैं। बहुत अच्छा फील आ रहा है। शिवाजी महाराज के इस किले के हर एक कोने में मराठा साम्राज्य की गौरवशाली गाथा छिपी हुई है। अब यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल होने से इन किलों का संरक्षण बढ़ेगा और इन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया के सैलानी यहाँ आएंगे। पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिंदगी का कोई भी पहलू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता नहीं है और अपने इस खास सेगमेंट में हम रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें आपको दिखाते आए हैं। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की एआई स्टोरी पर। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने बच्चों के लिए बड़ा ऐलान किया है। पूजा, क्या है पूरी कहानी? दरअसल शगुफ्ता, एलन मस्क जल्द ही नई ऐप बेबी ग्रोक लाने वाले हैं। इसकी तैयारी में है। इसको लेकर दावा ये किया जा रहा है कि बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होगा और उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक कंटेंट भी इस पर मिलेगा। और अब आपको लेकर चलते हैं चीन, जहां पर चक्रवाती तूफान के बाद नजारा बदला बदला दिखा। असल में चीन के जुहाई में चक्रवाती तूफान के दौरान लोगों की हिम्मत और जज्बे की मिसाल देखने को मिली है। वहां पर इतनी तेज हवाएं चली कि एक इमारत के पास लोग हवा के झोंकों के साथ हिलने डुलने लगे। क्या बड़े क्या बच्चे, सभी तेज हवा में तिनकों की तरह बिखरते नजर आ रहे हैं। फिर सभी ने समझदारी दिखाई और तुरंत ह्यूमन चेन बना ली। सभी ने एक दूसरे का हाथ थामा और इमारत के उस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश करने लगे जहां पर हवा से उनका सामना ना हो पाए। उनकी ये कोशिश रंग लाई और वो सभी लोग इमारत के सुरक्षित हिस्से की तरफ पहुंच गए। चीन के मौसम विभाग ने लोगों को पहले ही इस तूफान का अलर्ट भी जारी कर दिया था। यूरोप के देश भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। इटली के
सिसिली में कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसका मतलब है कि हीट वेव से लोगों का सामना। ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए स्थानीय लोग और सैलानी पानी का सहारा लेते हैं। ये सभी खुद को हाइड्रेट रखने के लिए कई सारे जतन करते हैं। कुछ जगह कई छतरियों से कैफे को ढक दिया गया, तो कुछ लोग आइसक्रीम का मजा लेते नजर आए। चिलचिलाती धूप में इटली के छोटे शहरों में दिन के वक्त सन्नाटा पसरा रहता है, क्योंकि कई इलाकों में लू का रेड अलर्ट जारी है। अब आपको कैरिबियाई देश गुआना के जॉर्ज टाउन लिए चलते हैं, जहां पर सनातन संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिली है। यहां पर भगवत गीता का पाठ किया गया। खास बात ये रही कि ये पाठ संतों के साथ बच्चों ने भी किया। बच्चों ने पूरे धार्मिक भाव के रंग में रंगते हुए गीता का ये पाठ पढ़ा। यह आयोजन एक प्रतियोगिता का हिस्सा था। ये कार्यक्रम भारतीय उच्चायोग, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और चिन्मय मिशन की ओर से आयोजित किया गया। इस मौके पर भारतीय समुदाय के कई लोगों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। अब जरा जापान के टोक्यो का नज़ारा देख लीजिए, जहां भारतीय संस्कृति की एक और झलक देखने के लिए मिली। यहां 12 घंटे तक नॉन स्टॉप भारतीय कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। राजस्थान से लेकर ओडिशा और असम से लेकर बंगाल तक के लोक नृत्य यहां पेश किए गए। साथ ही बॉलीवुड और पंजाबी गानों पर कलाकार थिरकते नजर आए। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ऑनलाइन शामिल हुए। साथ ही एडोगावा के मेयर ताकेशी सायतो ने भी इसमें हिस्सा लिया। सभी ने गानों, लोक नृत्य और दूसरे तरीकों से मिनी इंडिया की झलक देखी। अमेरिका के शिकागो का ओक स्ट्रीट बीच अपने खूबसूरत नज़ारे के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ हर वीकेंड हजारों की संख्या में लोग इस नज़ारे का मजा लेने के लिए नहीं, बल्कि फिटनेस की एक मुहिम के साथ जुड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। क्या है पूरी कहानी, जानते हैं। ये है शिकागो का ओक स्ट्रीट बीच। हर वीकेंड यहाँ ऐसे ही भीड़ इकट्ठा होती है। ये लोग किसी वाटर स्पोर्ट्स या स्विमिंग इवेंट में हिस्सा लेने नहीं आए हैं, बल्कि एक फिटनेस प्रोग्राम का ये हिस्सा हैं। ओक स्ट्रीट बीच पर मुफ्त साप्ताहिक फिटनेस कार्यक्रम का आयोजन होता है। लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए राइस पिलेट्स क्लब इस कार्यक्रम को अरसे से करता आ रहा है। एक तरफ दिलकश समुद्री नजारा, तो दूसरी ओर हजारों लोगों को फिटनेस से जोड़ने का सपना फलीभूत होना। राइस पिलेट्स क्लब की संस्थापक ओलिविया सेंटेली के लिए फिटनेस का ये सफर इतना आसान नहीं था। सेंटेली ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर महज 12 लोगों के साथ इस सफर की शुरुआत की, लेकिन सोशल मीडिया की बदौलत ये फिटनेस प्रोग्राम तेजी से वायरल हो गया और देखते ही देखते हजारों लोग इस मुहिम का हिस्सा हो गए। कभी डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारी से जूझने वाली ओलिविया ने इससे उबरने के लिए वर्कआउट का सहारा लिया और फिर उसके बाद से तो उन्होंने लोगों की मदद करने की ठान ली। आज वो मुफ्त में हजारों लोगों को वर्कआउट कराती हैं। अब बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी है राइस पिलेट्स क्लब की, जहां सदस्य मासिक शुल्क देकर ऑनलाइन क्लासेस का लाभ ले पाएंगे। कुल मिलाकर सेहत के लिए लोगों की जागरूकता ने ये साबित कर दिया है कि आज भी लोगों की एक बड़ी तादाद सेहत को ही सबसे बड़ा धन मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब प्रकृति उत्सव के रंग आपको दिखाते हैं। राजस्थान के पाली में एक गांव में बरसाती नदी में पानी पर उत्सव मनाया गया है। नदी की धारा का पूजन किया गया और चुनरी ओढ़ाई गई। इतना ही नहीं, गांव के मंदिर में पानी भरने पर भी ये उत्सव जारी रहा। भक्तों ने पानी में खड़े होकर मंदिर में पूजा की, भगवान की आरती उतारी गई और ये प्रथा इंसान और कुदरत के बीच गहरे संबंध को भी साफ दर्शाती आई है।
बरसाती नदी में पानी आने के बाद इलाके के लोगों ने कुछ इस अंदाज में अपनी खुशी इजहार की। ढोल बजाए गए, मंगल गीत गाए गए, महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य कर इंद्रदेव को धन्यवाद दिया। पाली के इस इलाके में लोग सूखी पड़ी गांव की नदी में पानी आने को एक शुभ संकेत मानते हैं और जब उपंती नदी की धारा ने वहां के गणपति मंदिर में प्रवेश किया तब विशेष आरती हुई। नदी के तेज बहाव की वजह से मंदिर में एड़ी तक पानी भर चुका था। पंडित जी ने एड़ी तक पानी में खड़े होकर भगवान की आरती उतारी। इस दौरान कई भक्त भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने पानी में खड़ा होकर इस दिव्य और अलौकिक आरती का आनंद लिया। आरती समाप्त होने के बाद सभी भक्तों ने पानी में खड़ा होकर प्रदक्षिणा भी की। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज में एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है। यहाँ घोड़ा गाड़ी की रेस का आयोजन किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग इस अनूठी रेस को देखने के लिए पहुंचते हैं। इस साल भी शिवरात्रि से पहले प्रयागराज में घोड़ा गाड़ी की रेस का आयोजन किया गया। देखिए इस अनोखी रेस की एक झलक।